जय हिंद एवरीवन। आज हम 28 फरवरी 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। न्यूज़ शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने कल बोला था कि भाई पीवाईक्यू की अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा, वो तो मैं नहीं डाल पाया था, तो मैंने आज ही उसको ज्वाइन कर लिया। देखिए, ये सारे के सारे हमारे 2023 के क्वेश्चन हैं और इसी 2023 के क्वेश्चन के जो लिंकेजेस है कि ये कैसे पूछे गए थे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी आगे क्या पूछा जा सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, इसी के लिंकेजेस से हम इसी ये जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे और उससे डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें आता हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उस वो मार्शुपियल्स वाला क्वेश्चन है। अगेन इट वाज अ रैंडम्स क्वेश्चन, बट अभी के लिए तो हम पढ़ सकते हैं, राइट? तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या होता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। आप ना अगर देखना हो ना मार्शुपियल्स को, तो क्या करना, 7 फरवरी का वीडियो देख लेना। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपको, 7 फेब का वीडियो देखना, वहां पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पर यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं। देखिए मार्शुपियल्स क्या होते हैं। तो मैमल का ग्रुप होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक मैमल्स होता है। मैमल्स कौन होते हैं? एनिमल जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हो, जिनके पास खुद के फर हो, हेयर्स, और जो कि वार्म ब्लडेड हो। तो सारे के सारे मैमल्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई ऑल मैमल्स प्रोड्यूस मिल्क, ऑल मैमल्स हैव फर और ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, तो देयर इज हाई चांसेस कि आप उसको गलत कर दोगे कि नहीं भाई, ऑल के पास ये सारी की सारी चीजें थोड़ी ना होंगी, बट ये होती है। ठीक है, यही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हल्का सा चीज क्या रखना है याद हमें, जो मैमल्स हैं हमारे वो वार्म ब्लडेड तो है, साथ ही साथ जो बर्ड्स होते हैं ना, वो भी वार्म ब्लडेड होते हैं, जिसको हम एंडोथर्म बोलते हैं। मतलब जो भी वार्म ब्लडेड है वो एंडोथर्म है। थर्म का मतलब ये होता है टेम्परेचर की जो बात करता है, थर्मल। और जो ठंडे होते हैं वो एक्टोथर्म होते हैं, एक्टोथर्म होते हैं। ओके, अभी मैमल्स तो पता चल गया हमें। मैमल्स की ही 3 टाइप आती है, एक है मोनोट्रेम्स, एक है मार्शुपियल्स और प्लेसेंटल्स। ओके, अभी जो ह्यूमंस हैं वो कौन से हैं? तो प्लेसेंटल्स है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है। ओके, तो हम बर्थ देते हैं डायरेक्टली, तो ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ प्लेसेंटल्स। तो जो जो भी डायरेक्टली किसी को बर्थ देते हैं, वो सारे के सारे एनिमल्स प्लेसेंटल्स में आएंगे। ओके ओके, फिर दूसरा आता है मोनोट्रेम्स। मोनोट्रेम्स कौन से? कि जो एग लाई करते हैं, दैट्स इट। जो भी एनिमल एग देते हैं वो मोनोट्रेम्स में आते हैं। हाँ, इसका एग्जांपल क्या है भाई, वो भी मैं मार्क आउट कर देता हूँ। इसका एग्जांपल आप ले लो, प्लेटिपस। एक सेकेंड, प्लेटिपस। ये शायद ना यहाँ पे वाई आता है, यस यस, यहाँ पे ना वाई आता है। प्लेटिपस, अभी ठीक है। प्लेटिपस आपको मैं लिंक करवा देता हूँ। अगर आप छोटे होते मतलब जब होगे तब आप कार्टून देख रहे होगे, फीनियस एंड फर्ब, उसमें जो प्लेटिपस पैरी आता है ना, वो छोटा सा जो होता है प्राणी, जो स्पाइक का काम करता है, वो प्लेटिपस होता है, प्लेटिपस पैरी। ओके, तो वो एग लाई करते हैं। और तीसरे होते हैं मार्शुपियल्स। मार्शुपियल्स का काम क्या होता है? ये बर्थ तो जल्दी दे देते हैं, बट जो वो बर्थ होती है ना, वो अंडर डेवलप्ड होती है। मतलब कि जो बर्थ दी है, जो भी उनका चाइल्ड है, वो डेवलप्ड नहीं हुआ हुआ है, अंडर डेवलप्ड है, उसका काम चल रहा है। बाकी आगे से वो डेवलप जो उस तरह का होगा, वो कैसे होगा? तो जो भी उसकी मदर होंगी उनके पाउच में होगा, जैसे कि कैंगारू। ठीक है, अभी मार्शुपियल्स के एग्जाम्पल तो ये 50 है, मैंने यहाँ पे नीचे डाला है कैंगारू, फिर हमारा कोला हो गया, फिर एंटीटर, फिर तस्मानियन वुल्फ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये हल्का सा आपको याद रख लेना है। क्यों? क्योंकि अगर देखो पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे? ये वुल्फ है नॉर्मल, ये है प्लेसेंटल्स, और ये वुल्फ है तस्मानियन वुल्फ, ये है अपना मार्शुपियल्स। फिर फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग फेलिंगर। अभी देखो शायद ना स्क्विरल के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, फ्लाइंग स्क्विरल के ऊपर, या स्क्विरल के ऊपर तो आया ही है, आया है, बट शायद फ्लाइंग के ऊपर भी आया है, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है। तो हल्का सा आपको बस एक बार ध्यान दे देना है कि किसका नाम कौन सा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे में मार्शुपियल्स हो गए। अभी देखो ये बेसिक नॉलेज है एकदम ही, पर ये बेसिक भी नहीं पता था लोगों को। 2023 में जब क्वेश्चन आया मार्शुपियल्स, वी वर टोटली शॉक्ड, राइट? अभी ये हमें पता होना चाहिए। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि फोटो से पता चल जाता है, बट फिर भी अगर आपको आता है कि भाई मार्शुपियल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो ये एक बार आप नेट से पढ़ लेना है, बस 1 मिनट लगेगी, देख जरूर लेना। फोटो से पता चल जाता है, बट फिर भी ओके। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन था, अभी देखो ये मैंने क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि 7 फरवरी की यहाँ पे मैंने फोटो नहीं डाला है, बल्कि 7 फरवरी की न्यूज में मार्शुपियल्स आए थे फिर से, इसीलिए मैंने डाल दिया। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कि जो पीवाईक्यू का भी पार्ट था और जो करंट अफेयर में भी पार्ट आया है फिर से, इसीलिए हमने डाला हुआ है। ठीक है, चलिए
फिर देखते हैं ये वाला, जहाँ पे पूछा गया था कि भाई कौन सी जगह है जो रिपीटेड फॉल से बनी है और लार्जेस्ट मार्शलैंड हमारा दिखता है। तो ये मार्शलैंड वाली बात है, तो रन ऑफ कच्छ की बात है। ओके, हिंदी में देखते तो डायरेक्टली वहां पे लिखा हुआ था कि भाई कच्छ भूमि और रन ऑफ कच्छ। अभी रन ऑफ कच्छ कॉन्स्टेंटली इन अ न्यूज, कॉन्स्टेंटली, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कच्छ से तो पूछा जाएगा। ओके, कच्छ को देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले इसी को देख लीजिए। कच्छ में ना एक ट्राइब रहती है, ये ट्राइब है बन्नी ट्राइब, और इसी टाइप का जो एरिया होता है वो बन्नी एरिया है, बन्नी ग्रासलैंड्स का एरिया है, ठीक है। और ना ये शायद बन्नी ट्राइब नहीं, ये ना ये ट्राइब का नाम है जत ट्राइब। यस यस, सॉरी, जत ट्राइब रहती है, और उस वो रहती कहाँ पे, तो बन्नी ग्रासलैंड्स में रहती है। और दूसरी भी ट्राइब यहाँ पे कौन सी मिल जाती है हमें, मालधारी ट्राइब मिल जाती है, मालधारी। ओके, मालधारी ट्राइब और जत ट्राइब। ओके, बन्नी ग्रासलैंड्स तो भाई कच्छ का पार्ट है ये डेफिनेटली। यहाँ पे ये फोटो डाला है बट डेफिनेटली आपको दिखेगा नहीं क्योंकि पुरानी हमारी न्यूज़ है, डेट यहाँ पे नहीं मेंशन है। और यहाँ पे हमें याद क्या रखना है, ये बन्नी ग्रासलैंड्स के अंदर एक हमें चीर बत्ती या फिर घोस्ट लाइट जैसा फिनोमेनन देखने को मिलता है, जिसको हम डांसिंग लाइट फिनोमेनन भी बोलते हैं। इन शॉर्ट क्या है, देखो ये मार्शलैंड है, यहाँ पे मार्शलैंड की वजह से बहुत सारे गैसेस वैसेस ये सब निकलते होते हैं। तो जो नाइट टाइम होता है ना, उधर ये गैसेस का इंटरेक्शन इस तरीके से होता है, कभी लाइट हमें ज्यादा दिखती है तो कभी लाइट हमें कम दिखती है। यहाँ पे देखो फोटो में दिख रहा है ना, ये छोटा सा अंधेरा है, वरी लाइटिंग दिखने लगी। तो ये भाई ज्यादा दिखना कम दिखना, यही है चीर बत्ती या फिर गोस्ट लाइट। ओके, अभी मैं, आप खुद सोचिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता, पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज चीर बत्ती फिनोमेनन, तो देर इज वेरी हाई चांसेस कि हमें लगेगा एकदम ही रैंडम क्वेश्चन है, कहाँ से ही आ गया, बट ये यहाँ से आया है, ठीक है। पीवाईक्यू का पार्ट है कच्छ, कच्छ में ट्राइब रहती है, कच्छ में एरिया है बन्नी ग्रासलैंड्स, और यहाँ पे ये फेनोमेनन पाया जाता है। हमने देख लिया है, पहले भी ऐसे लिंकेजेस बनते हैं। दूसरा, ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी ग्रासलैंड्स में हम चीता को रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं, सॉरी रीइंट्रोड्यूस नहीं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और बन्नी ग्रासलैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट भी हमने लॉन्च किया हुआ है। ये इंट्रोडक्शन होने वाला है ना, ये सबसे बड़ा बात है, इसलिए ये हमेशा न्यूज में रहता है। दूसरा, ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस हमें देखने को मिलती है। इंडियन वाइल्ड एस, जितनी भी पॉपुलेशन है इंडियन वाइल्ड एस की, वहां में सबसे ज्यादा हमें सॉरी कच्छ के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए था। इसका दूसरा नाम गुड़खर भी है, ठीक है, गुड़खर। कहाँ पे मिलती है, तो भाई लिटिल रन ऑफ कच्छ, वही था क्वेश्चन में, वही बात चल रही है, ठीक है। दैट्स इट। इसमें हल्का सा हमें याद क्या याद रखना है, ये सॉलिटरी शाई होते हैं और इनकी डेंसिटी काफी लो है, और ये हायरकी में बिलीव करते हैं, एक्सिबिट डोमिनेंस ऑफ हायरकी इन टेरिटरी ऑफ मेल्स। और भाई क्या इनके अंदर हॉर्न्स होते हैं, यस इनके अंदर हॉर्न्स होते हैं, पर सिर्फ अडल्ट मेल्स के अंदर। ये वाइल्ड एस इन शॉर्ट ना गधे जैसे होते हैं, गधे जैसे दिखते हैं, दैट्स इट। ओके, बट जो पावरफुल होते हैं मेल्स, उसमें अडल्ट मेल होते हैं, उसमें हॉर्न्स होते हैं। इसका थ्रेटन नियर थ्रेटन है शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1, ठीक है। दूसरा न्यूज में था इसी एरिया में अंदर, कैरेकल। कैरेकल ना पीवाईक्यू का पार्ट था, पीवाईक्यू मतलब ऑप्शंस में था, इसलिए ध्यान देना है। ओके, कहाँ पे मिलता है, तो कच्छ के चावड़ा रखाल रीजन है, वहां पे देखने को मिलता है। ओके, और ये नॉक्टर्नल एनिमल है। ओके, इसके ऊपर भी कोई खास थ्रेड ब्रेड नहीं है, बट इट इज पार्ट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ and Ministry of Environment, Forest, Climate Change listed caracal as critically endangered under species recovery program. स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर ना शायद ना 21 स्पीशीज हमने ऐड की है, उसमें से ये एक है, इसलिए हमें ध्यान देना है, ठीक है। और ये नॉक्टर्नल होती है, मतलब नाइट के दौरान ये एक्टिव होता है, ठीक है। चलिए, और ये कैरेकल कैसा होता है, बिल्ली जैसा होता है, जंगली बिल्ली। दूसरा कच्छ का क्या भाई न्यूज में था, तो ये कंडला पोर्ट न्यूज में था। अगेन पोर्ट भी हमारा पीवाईक्यू का पार्ट है, कच्छ भी पीवाईक्यू का पार्ट है, दोनों को मिला दो तो हाई चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो भाई कांडला पोर्ट, इसको सबसे बड़ा बनाने की हमको, फिर से बड़ा बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो है ही, जिसको हम काजेज बोलते हैं, कंडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये आफ्टर पैरादीप पोर्ट लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट है बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ज्यादा यहाँ पे गुड्स आता है। इसका अभी क्या नाम कर दिया गया है, तो दीनदयाल पोर्ट नाम कर दिया गया है, ठीक है। ये मेरे घर से ना तकरीबन 15 किलोमीटर के एरिया में पड़ता है, एकदम बाजू में है। और जो भी पोर्ट है उसका जो नाम हमने बदला, कौन से एक्ट के थ्रू बदला, तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। ओके, डन है। ये पीवाईक्यू का भी हमने पूरा एनालिसिस कर दिया कि जो भी न्यूज में था ऐसी एक भी चीज बाकी नहीं है जो हमने कवर न की हो, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस वैसे किया भी होगा, आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये डन हो गया, ये भी डन हो गया। फिर इसको देख लीजिए,
जो लोकेशन थी डीआरसी की। अरे हाँ, इसका आंसर तो मैंने बताया नहीं भाई, इसका आंसर है रन ऑफ कच्छ, ठीक है, जो हमारा ये मार्शल का आंसर है, ठीक है, सी आंसर है मार्शल का। फिर 7th वाला देखें तो अर्जेंटीना। ओके, क्या पूछा गया था, कोबाल्ट, कोबाल्ट वाला डीआरसी आंसर है हमारा। चलिए इसकी लोकेशन देख लेते हैं, अभी सबसे पहले डीआरसी को देख लेते हैं। तो देखो डीआरसी न्यूज में था, अभी मैंने उसका नहीं डाला है, क्यों न्यूज में था, क्योंकि बहुत बार रहा हुआ है, इसीलिए। डीआरसी में हमें याद क्या रखना है, एक तो ये भाई ये कॉन्गो रिवर यहाँ से निकलती है, सबसे बड़ी बात यही है, ये आपको दिख भी रही है कॉन्गो रिवर, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, मार्क कर ही लेते हैं। दूसरा यहाँ पे जो न्यूज में था ना, वो था ये मितुम्बा माउंटेन्स, ये मितुम्बा दिख रहा है ना आपको, मितुम्बा माउंटेन्स, वो न्यूज में था और वो हमें याद भी रखना है, मितुम्बा माउंटेन्स। और ये जो माउंटेन्स है ना, वो है ब्लॉक माउंटेन्स। अभी देखो ब्लॉक माउंटेन्स क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने 2024 में माउंटेन्स के टाइप ही पूछ लिए थे, इसलिए। तो मितुम्बास आर ब्लॉक माउंटेन फाउंड इन डीआरसी। ओके, इसके आजू बाजू की हमारी लेक्स कौन सी है, तो लेक एडवर्ड, लेक कीवू, और सबसे बड़ी लेक टंगनिका। और हाँ, आप ये भी कर सकते हो, हाँ ये नाइल है, ये मेवेरू है, पर छोटी छोटी है इसलिए हटा दे सकते हैं। क्या डीआरसी एक लैंडलॉक कंट्री है, नहीं नहीं है, क्योंकि वहां पे छोटी सी ओपनिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ओके चलिए, अभी बाजू में देखते हैं कैमरून। कैमरून भी न्यूज में था, यहाँ पे देखो कैमरून, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि भाई कौन सी जो कंट्री है वो नीचे बताए गए कॉन्गो रिवर का पार्ट है, कॉन्गो रिवर बेसिन का पार्ट है, तो देखो है ना, ये अपनी कॉन्गो रिवर रही, और यहाँ से जो देखो हमारा जॉइंट हो रहा है उसकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज का कैमरून में टच है ना, तो ठीक है, इसका पार्ट है ये। तो देखो कैमरून का मैप देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी खास याद रखने का नहीं है, बस छोटी सी चीज याद रखनी है कि भाई यहाँ पे लेक चैड के साथ ये बॉर्डर बनाता है, ठीक है, पेन बदल देता हूं मैं, लेक चैड के साथ बॉर्डर बनाता है। दूसरी कंट्री कंट्रीज बॉर्डर बनाती है लेक चैड के साथ, तो भाई एक तो चैड खुद बनाता है, चैड कंट्री है, और नाइजीरिया बनाता है। ओके, साथ ही साथ ये भी एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इसकी ओपनिंग है, पर कहाँ पे ओपनिंग है, तो गल्फ ऑफ गिनी में ओपनिंग है, गल्फ ऑफ गिनी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। ओके, डन है हमारा, ये भी आंसर हो गए हैं दोनों। थोड़ा देखो देर लग रहा है, बट आप मुझे बताना कि ये करना सही है या नहीं है, क्योंकि हमें टाइम तो लगेगा, मैं करूंगा तो। प्लीज डू टेल मी, मेरे लिए भी जरूरी है, आपके बताओ तो मुझे पता चले कि भाई ये जरूरी नहीं है तो मैं इसको इग्नोर करूं, क्योंकि मेरा इसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो देखो ये हमने देख लिया कॉन्गो बेसिन कैमरून। ओके, फिर इसको देख लीजिए, हिल रेंजेस पूछी गई थी। देखो हिल रेंजेस के लिए अलग से हमने बहुत बार मैप किया हुआ है, मैं टेलीग्राम में ना हिल रेंजेस का मैप शेयर कर दूंगा, खुद का बनाया हुआ है, बट काफी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया हुआ है, देख लेना, आपको सारी हिल रेंजेस आ जाएगी इंडिया की जितनी भी है। बट अगेन आपको यहाँ पे नहीं आती थी तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, किस तरीके से करते। देखो अमरकंटक हिल्स है, मध्य प्रदेश के एरिया में पाया जाता है, और यहाँ पे साथ में सह्याद्री। अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा सा भी पता है ना, आपको पता होगा कि वो सह्याद्री में ही रहते थे, तो सह्याद्री पड़ती है अपनी महाराष्ट्र में, तो दोनों एकदम दूर दराज हो गया, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर शेषाचलम, शेषाचलम पुष्पा की बात चल रही है, ठीक है, पुष्पा जहाँ पे चंदन की चोरी करता था, और ये बोला है कि इट इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, गलत। पुष्पा वॉज इन आंध्र प्रदेश, ये हमारा अगर इंडिया बनता है तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट, तो उल्टा सुल्टा हो गया, गलत है। फिर तीसरा है बिलीगिरी रंगन, पार्ट ऑफ सतपुरा, सतपुरा हमारा आता है सेंट्रल इंडिया में, और बिलीगिरी रंगन नाम से मेरा क्या लग रहा है कि थोड़ा सा ये साउथ में होगा नाम, रंगन स्वामी ऐसा सब साउथ में ही होता है ना, तो अगेन ये भी गलत था, आंसर वॉज नन। अभी हमारा फर्ज क्या बन जाता है, देखो जो भी चीज क्वेश्चन में हो और जो भी आंसर में हो उसको हम हमेशा करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे है इसलिए इसको कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले शेषाचलम हिल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो ये रहे शेषाचलम हिल्स, आंध्र प्रदेश में लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कोलेरू लेक यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, ये वाला एरिया में, पेन में बदल देता हूँ, ये वाला एरिया में कोलेरू लेक देखने को मिलता है। डायरेक्टली ये कृष्णा गोदावरी के डेल्टा, सॉरी कृष्णा और गोदावरी का जो पानी आता है उससे ये फीड होता है और ये बनता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, शेषाचलम जो हिल्स है ना, ये वाले हिल्स जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, इसी हिल्स का 3 हमारी नेशनल पार्क पार्ट्स बनते हैं। एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क, फिर है सॉरी हिल्स का नहीं, शेषाचलम हिल्स के नाम से ही एक बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है, शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, और इसी बायोस्फीयर रिजर्व का 3 नेशनल पार्ट है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ओके, और यहाँ पे कोलेरू लेक पड़ती है, वो तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। और ये रिवर्स भी साथ ही में आपने देख ली कि भाई यहाँ पे देखो गोदावरी आ रही है, यहाँ से हमारी कृष्णा है, तो वो भी आपको पता चलना चाहिए। ओके, फिर आजू बाजू का भी देख लेना कि यहाँ पे बालाघाट रेंज है, यहाँ पे निर्मल रेंज है, एसेट्रा एसेट्रा। चलिए अभी आगे देखते हैं,
जो दूसरा पूछा गया था, बिलिगिरी रंगन, ठीक है? शेषाचलम देख लिया, बिलिगिरी रंगन कहाँ पे? तो ये कर्नाटका के एरियाज़ में पड़ता है। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसी बिलिगिरी रंगन हिल्स के एरिया में हमारा पड़ता है बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, ठीक है? इसलिए न्यूज़ में था। अभी मैं पूछ लूँ कि वेयर इज़ बिलिगिरी रंगन टाइगर रिजर्व, सॉरी, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, तो इट इज़ इन दिस काइंड ऑफ दिस हिल्स, ओके? व्हाई इट वाज इन न्यूज़? क्योंकि यहाँ पे हमारा सोलिंगा ट्राइब देखने को मिलती है। सोलिंगा ट्राइब यहाँ पे फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर रहती है, ठीक है? ये सोलिंगा लैंग्वेज बोलते हैं, सोलिंगा द्रविडियन लैंग्वेज है और ये टाइगर को सेक्रेड मानते हैं। टाइगर को ये दोद्दा नाई करके बुलाते हैं, दैट्स इट। पूछा क्या जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ सोलिंगा ट्राइब है, वो कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ पे रहती है, ऐसे नॉर्मल चीजें पूछी जा सकती है, ओके? ओके, चलिए। फिर लास्ट था हमारा जो गंडक रिवर वो कवर लेक बनाती है कि नहीं बनाती है? तो गलत बात है, गंडक रिवर नहीं बनाती। ये बिहार की रिवर का मैप है, बिहार रिवर, ठीक है? गंगा की जो बात चल रही है। इसी एरिया में देखो, गग्गर के बाद गंडक है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक है या फिर बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी, ओल्ड ओल्ड गंडक। ये बनाती है कवरताल लेक, सॉरी कवरताल नहीं, बार-बार मैं गलती कर रहा हूँ, कवर लेक, ठीक है? कवर। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो, अभी-अभी हमारा प्रयाग का मेला हुआ है, ठीक है? और गंगा रिवर तो पीवाईक्यू का बहुत बार पार्ट हुई है। और हाँ, ये भी ज़रूरी है, गंगा रिवर का जो पीवाईक्यू था उसमें भी यही आता था। ये देखो, गग्गर, गंडक, कोशी, यही तो पूछा गया था। सिर्फ आपको सीक्वेंस बताना था, अगर आपको आता हो, मतलब आप अगर कर लेते तो ईज़ी होता ये। और हमने गंगा रिवर का बेसिन बहुत बहुत बार किया भी हुआ है। चलिए, इग्नोर कीजिए और हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये वाला, भाई झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलार लेक, सही बात है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, देखो फीड करता है, डायरेक्टली मतलब कि डायरेक्ट भाई इसी को पानी दे दिया, नहीं, डायरेक्टली बहुत टेढ़ा मेढ़ा घूमता है। फिर मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कवर लेक, नहीं, गलत। बूढ़ी गंडक फॉर्म करती है, राइट, कवर लेक को। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है और पहला हमारा सही हो जाता है, इसलिए ओनली वन आंसर। ये देखो, सारे के सारे पीवाईक्यू हम मतलब सारे मतलब आज के दिन के सारे से वो सारे हमने कर लिए हैं। अगर ये टेक्नीक आपको सही लगी हो ना तो मुझे बताना, हम इसी को फॉलो करेंगे और वरना नहीं करेंगे। अगर आपका मैसेज नहीं आता है मतलब समझूंगा कि हमें नहीं करना है, क्योंकि इट टेक्स सम टाइम। चलिए, अभी हम आज की न्यूज़ कवर करते हैं। सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो है वोल्केनोज। कहीं पे था, ये रहा। यहाँ पे देखिए, स्ट्रेटोवोल्केनो की बात की हुई है। व्हाट इज स्ट्रेटोवोल्केनो? चलिए, सबसे पहले तो वोल्केनो बनते क्यों है, यहाँ पे देख लीजिए। देखो, बहुत हमारी जो अर्थ है वो प्लेट से बनी हुई है, राइट? बहुत सारी प्लेट्स आती है, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलिपिनो प्लेट्स, नाज़का प्लेट, पैसिफिक प्लेट, बहुत सारी प्लेट से बनी हुई है। अगर आपको नहीं पता है तो आपका बेसिस वीक है और आपको उसको काम करने की ज़रूरत है। ओके, बहुत सारी प्लेट से बनी हुई है। अभी ये प्लेट्स ना आपस में टकराती है, आपस एक दूसरे से दूर जाती है। जहाँ पे ये एक दूसरे से, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक दूसरे से दूर जा रही है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बाउंड्री, ठीक है? डाइवर्जिंग। जहाँ पे एक दूसरे से ये पास आ रही है, एक दूसरे से टकरा रही है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बाउंड्री, कन्वर्ज। और जहाँ पे एक दूसरे को सरपास कर जा रही है, मतलब आजू-बाजू से निकल जा रही है कि ये ऊपर से निकल गई, ये नीचे, मतलब साइड से ऐसे लेफ्ट राइट हो गई, दोनों से घिस के निकल गई, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ओके, अभी जभी भी प्लेट कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है ना, इन दोनों चीज़ों के दौरान हमारा जो मैग्मा होता है ना, वो अर्थ की क्रस्ट से बाहर निकल जाता है। और जो ये मैग्मा बाहर निकलता है उसी को हम बोलते हैं वोल्केनोज़, ठीक है? अभी खुद सोचिए, यहाँ पे ये अर्थ, यहाँ पे प्लेट थी, यहाँ पे प्लेट थी और ये बीच में तो आगे-आगे नीचे बताएगी। अभी ये दोनों दूर जाते हैं, ठीक है? बीच में गैप हो जाता है हल्का-सा, तो ये मैग्मा के लिए जगह होगी ना, रास्ता, तो यहाँ से वोल्केनो इरप्शन हो सकता है। या फिर ये कन्वर्ज कर रहे हैं, समझ लीजिए कि नीचे तो मैग्मा बताया गया है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से नीचे धँसती जा रही है और दूसरी आगे बढ़ती जा रही है। अरे यार! ऐसे देखिए, अब ये दूसरी प्लेट उसके ऊपर आ रही है, तो ये जो प्लेट है ना, ये मैग्मा में पिघलेगी। ये पिघलती जाएगी, मतलब मैग्मा ज़्यादा हो जाएगा। मैग्मा ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, कहीं न कहीं वो अपनी ओपनिंग ढूँढेगा और ये इरप्शन हो जाएगा, वोल्केनोज़ बाहर हो जाएँगे, ठीक है? ओके, अभी ये वोल्केनो इरप्शन होता है, उसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। अभी एक काम करेंगे, वोल्केनो का एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाए। अगर बनाने की ज़रूरत हो तो ही बताना, बाकी बना देंगे, डेफ़िनेटली मेरे पास नोट्स रेडीमेड पड़े हैं, तो बना दूँगा। ओके, तो देखो क्या होता है, वोल्केनोज़ का 2 टाइप का लावा होता है। एक होता है बासाल्टिक लावा, मतलब बेसिक लावा, और एक होता है एसिडिक लावा, ठीक है? एसिडिक लावा होता है ना, वो ज़्यादा विस्कस होता है। विस्कस का मतलब क्या होता है? थिक।
ठीक है। बसाल्टिक लावा है वो लेस विस्कस होता है, मतलब कि ये फ्लूइड होता है ज्यादा, ये विस्कस नहीं है, विस्कस नहीं है, ये विस्कस है। अभी कोई भी लावा होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, उसका मतलब क्या है, ये ज्यादा दूर दूर तक जा पाएगा, यस सही बात है। तो देखो उसी टाइप से एक कैटेगरी हमारी बनती है वोल्केनोज की, कौन सा लावा कैसा है और कैसा वो स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, जैसे कि अगर लावा बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है तो वो क्या बना देगा, तो जो इरप्शन होगा ना, यहाँ से इरप्शन हो रहा है लावा का, तो वो बहुत दूर दूर तक लावा जाएगा, ऐसे दूर दूर तक लावा जाता जाएगा, बहता जाएगा। ठीक है। अभी इसका जो शेप बनेगा ना, वो शेप कैसा बन रहा है आपको दिख रहा है ना, कि ऐसे इसको मैं उल्टा कर दूं तो देखो आपको ये शील्ड जैसा दिखेगा। ये देखो शील्ड होगी ना, जैसे किसी ने शील्ड पकड़ के रखी है, ऐसा आपको वर्टिकल कर दे तो यस, ये शील्ड जैसा ही हमें दिखता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो। ओके, इट इज शील्ड वॉल्केनो। एक सेकंड ना, शील्ड वॉल्केनो, शील्ड वॉल्कानो। फिर एक लावा जो होता है ये बेसिक लावा हुआ, ठीक है, शील्ड वोल्केनो में बेसिक लावा हुआ, लेस विस्कस लावा हुआ, ठीक है। अभी एक वोल्केनो होता है उसका लावा बहुत थिक होता है, एसिडिक लावा होता है, तो उसका शेप हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, कि वो ज्यादा दूर तक गया ही नहीं, इधर ही बैठ गया, खत्म। ये लेस फ्लूइड लावा है, ठीक है, लेस विस्कस है। तो अभी ना ये लेयर्स बनाता जाता है, कि समझ लीजिए लेयर्स बन रही है। पहले एक साल में थोड़ा सा लावा इरप्ट हुआ और ऐसे बैठ गया, फिर दूसरा साल आया, दूसरे साल फिर से लावा इरप्ट हुआ और ऐसे बैठ गया, फिर तीसरा चौथा मतलब अलग अलग टाइम पे हो रहा है, फिर वापस इरप्ट हुआ और ऐसे बैठ गया, फिर वापस इरप्ट हुआ ऐसे बैठ गया। तो एक एक लेयर बनती जा रही है, ठीक है, एक एक लेयर बनती जा रही है, न्यू न्यू लेयर बनती जा रही है। अब ये जो न्यू न्यू लेयर बनती जा रही है मतलब क्या है, एक एक कंपोजिट लेयर बनती जा रही है, तो इसी को हम कौन सा वॉल्केनो बोलेंगे, तो भाई कंपोजिट वॉल्केनो बोलेंगे। कंपोजिट, कि भाई थोड़े थोड़े टाइम पे इरप्ट होने के बाद एक एक लेयर बनी है, और तो ये जो वॉल्केनो ना लेयर्स में है, तो कंपोजिट वॉल्केनो। इसको दूसरा हम बोलते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो। स्ट्रेटो वॉल्केनो, क्योंकि स्ट्रेटास बन रहे हैं ना, स्ट्रेटा मतलब क्या होता है, लेयर्स बन रही है, तो स्ट्रेटो वॉल्कानो। ओके। तीसरा एक होता है ना, वो डेंजर होता है, वो बहुत जबरदस्त पावर से इरप्ट होता है, मतलब धड़ाम से इरप्ट होगा। ये है हमारा सिंडर कोन वॉल्केनो। मतलब ये एक बार में ही इरप्ट हो जाएगा, देखो ये स्लो हो रहा था, ये देरी देरी से हो रहा, वो एक बार में ही हो जाता है, एकदम ब्लास्ट होता है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब ये वॉल्केनो एक बार में ही दम करके इरप्ट हो गया, तो बड़ा सा अपना बना लिया, एक ही बार में ये अपना स्ट्रक्चर जो भी है बना लिया, पर ये इतना जोर से इरप्ट हुआ ना, कि वो खुद इरप्ट होते होते अपने आप का भी जो ऊपर का हिस्सा है ना उसको ट्रैप कर देता है, ट्रैप क्या, कोलैप्स कर देता है। ठीक है, ऐसा कुछ है, ये ऊपर का हिस्सा सबका तो ऐसा होता है ना, वॉल्केनो की नोक होती है, अब ये इतना जोर से इरप्ट हुआ ना, उसकी नोक ही वो खत्म हो गई, वो भी टूट गई। ठीक है, इसका जो शेप है ना वो सिंडर जैसे, सिंडर कोन का जैसा कोन होता है ना अपना, वैसा शेप हो जाता है, इसलिए ये है सिंडर कोन वॉल्केनो, या फिर सिंडर वॉल्केनो, दोनों चलता है। ठीक है। अभी ये जो ये टूट गया ना, ये टूट गया जो ऐसा खड्डे जैसा बन गया इसका, तो ये खड्डे जैसा बन गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, क्रेटर, सॉरी क्रेटर नहीं यार, क्रेटर तो हर एक में होता है, इसको हम बोलते हैं कल्डेरा। ठीक है, ये कल्डेरा बोलते हैं। अभी यही कल्डेरा जब बारिश आएगी तो पानी से भर जाएगा, ये एरिया पानी पानी हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कल्डेरा लेक। ओके। तो मेजरली देखो तीन ही टाइप होंगे हमारे, एक है शील्ड वॉल्केनो, एक है कंपोजिट वॉल्केनो, और एक है सिंडर कॉन वॉल्केनो। और सिंडर कॉन वॉल्केनो फॉर्म करेगा आपका कल्डेरा लेक, इसीलिए इसको कल्डेरा वॉल्केनो कोई कोई बोल लेते हैं, बाकी कायदे से बोलना नहीं चाहिए, बट बोल लेते हैं कि हाँ भाई कल्डेरा वॉल्केनो। ओके। फिर एक और हमारे होते हैं, कि जो मतलब जगह के बारे में कहाँ पे मिल जाते हैं, तो भाई एक है फ्लड फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, मतलब जो हमारा इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट में बहुत सारे वॉल्केनोज इरप्शन हुआ। जब इंडिया पास कर रहा था तो बहुत सारा जो इरप्शन हुआ, वहां पे बसाल्ट, मैंने बोला ना बेसिक लावा होता है, बहुत ही विस्कस नहीं होता है, एकदम फ्लूइड होता है, तो ये पूरे एरिया में लावा 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 फैला दिया, और इसी को हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप। ओके। तो ये है हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, की कोई भी एरिया में बहुत सारा एरिया में फैल जाता है लावा, तो वो हो जाएगा फ्लड हो गया जैसे लावा का, और वो ऐसा प्रोविंस। फिर लावा हमें जो हमारा पैसिफिक रीजन है वहां पे बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हमारा एशिया, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका।
ये वाला जो बीच का एरिया है पैसिफिक ओशन का, यहाँ पे पूरी चेन में हमें वोल्केनोज मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्लेट कोलाइड करती है। तो इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वोल्केनोज क्या है, फायर ही है ना इन शॉर्ट। तो रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलो या फिर रिंग ऑफ फायर बोलो। और फिर हमारा जो अटलांटिक ओशन वाला रीजन है यहाँ पे, और आ गया हम आ जाते हैं, तो ये वाला, सॉरी पेन बदल देते हैं, ये अपना हो गया यूरोप और ये हो गया अफ्रीका, ठीक है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमें बीच में वोल्केनोज की चेन मिलती है, ये है मिड ओशनिक रीजस, ठीक है, मिड ओशनिक रिज, ये सारे वोल्केनोज की जगह है। ओके, अभी देखो दूसरा भी टाइप होता है वोल्केनोज का कि इरप्शन कैसा हो रहा है, इरप्शन होके मतलब उसका कैसे क्लाउड्स व्लाउड्स बन रहे हैं, इरप्शन का टाइप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी बनता है, बट इसको हम कवर नहीं करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। उसको मैं टाइम मिलेगा तो दूसरे में कवर कर लूंगा, ठीक है। बाकी इतना काफी है आपका जानने के लिए। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि 2023 में वोल्केनोज से क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। न्यूज में क्या था भाई, स्ट्रेटो वोल्केनो न्यूज में था। कहाँ का वोल्केनो न्यूज में था, तो भाई माउंट फेंटली कहाँ पे पड़ता है, तो इथोपिया के अंदर पड़ता है, इसलिए न्यूज में था। दूसरे कौन से माउंटेन है जो कि ये देखो स्ट्रेटो, स्ट्रेटो मैंने समझा दिया क्या होता है। तो भाई माउंट फीजी, माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, रेटिनर, करको, क्राकातोआ, एसेट्राज आर स्ट्रेटोवोल्केनो, ठीक है। इससे मीथेन प्यूम निकला है। प्लूम मतलब क्या होता है, जो लावा वावा पड़ा होता है ना, जो विस्कोसिटी है थोड़ी सी और जो ज्यादा पावर से निकलेगा, ये सब प्लूम है, मतलब जो ऐसे फ्लूइड जैसा बड़ा हुआ है, ये सब प्लूम है। तो इसमें मीथेन मतलब जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीथेन है, वैसा प्लूम जैसा लिक्विड जिसमें मीथेन है। मीथेन इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, पोटेंट मतलब कि डेंजर ग्रीन हाउस गैस है। इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से 80 टाइम्स होता है। देखो यहाँ पे 80 टाइम्स लिखा गया है, बहुत सारी जगह में 25 टाइम्स लिखा गया है, कोई कोई में 21 टाइम्स लिखा गया है। उधर जो भी आए आप राइट मार्क कर देना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड से एक टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो इस मीथेन से 80 टेम्परेचर बढ़ता है। यही होता है उसका पोटेंशियल, ठीक है। चलो फिर दूसरा क्या मुझे बताना था यहाँ पे, सबसे पहले एक सेकंड, हाँ इसी को देख लो भाई, ये वाले को देख लो। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने रिलीज किया 10 घड़ियाल इन रिवर चंबल। ओके, चंबल मैंने बताया था भाई, चंबल हमारी पार्ट है यमुना का और यमुना हमारी पार्ट है गंगा का। ओके, यहाँ पे घड़ियाल लॉन्च किया है, ठीक है, मतलब इशू ट्रांसफर कर दिए हैं। घड़ियाल क्या होता है, देखो इनका जो नाम होता है ना घड़ियाल, ये बना है घड़े से। इसके ऊपर होता है, इसका जो मुंह होता है ना, उसका घड़ा जैसा मुंह होता है। घड़ा जैसा मतलब क्या होता है, जो कि मैं बताता हूँ, अगर फोटो में हो ना, नहीं रुकिए मैं फोटो डाल देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये मगरमच्छ देखिए, ठीक है। यहाँ पे इसके फ्रंट में आपको ये दिख रहा है ना, छोटा सा ये घड़ियाल घड़े जैसा, कि इसके जो जो मुंह है उसमें ऐसा छोटा सा बाउंस जैसा, बम्प जैसा बन गया है। तो इसको हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे घड़ा बन गया है, दैट्स इट, नाम दे दिया है पब्लिक ने जैसा भी, तो घड़ा बन गया है। तो जिस भी वो क्रोकोडाइल को ऐसा होता है, ये एक अलग से स्पीशी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं घड़ियाल, ठीक है, दैट्स इट। अभी देखो अलग क्या क्या होता है, जो घड़ियाल नहीं है ना, उसका शेप अलग होता है, उसका थोड़ा सा ऐसा बड़ा सा शेप होगा, जो मुंह है उसका, फिर उससे भी बड़ा होता है तो उसका एकदम स्टीप शेप होता है ऐसा। ओके, इसी में फर्क है, मगर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये सब में यही हल्का सा फर्क है। देखो ये रहा मगर, मगर का शेप देखो, उसका शेप होता है ऐसा, ओह ये स्टीप हो गया, इस तरीके का शेप होगा मगर का। ओके चलिए, इन शॉर्ट न्यूज क्या था बस देखते हैं, दोनों में देखो फर्क क्या होता है। ये जो हमारी घड़ियाल होती है, अरे ऊपर आ जाइए, हाँ, ये हमें यूजुअली कहाँ पे पाई जाती है, तो फ्रेश वाटर में पाई जाती है विद सैंडी बैंक्स, मतलब जहाँ से रेत हमें मिल रही है। मैंने आपको फोटो दिखा है, उसमें भी रेत थी ना, तो वहां पे मिलती है हमें, ठीक है। गरा क्यों बोलते हैं, तो इसको गरा होता है, ओनली मैच्योर मेल्स हैव दिस बल्ब, मतलब जो मेल्स है उसी में ये बल्ब होता है, मैच्योर मेल्स में, ठीक है। इसका कंसर्न क्या है, तो इंडेंजर स्पीशीज है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। फ्रेश वाटर रिवर्स की बात करें, सॉरी फ्रेश वाटर रिवर्स में पाई जाती है हैबिटेट इसका, तो जो रिवर का हैबिटेट है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, उन सब में हमें पाई जाती है, ठीक है। करंट रेंजेस चंबल, अभी भी रिवर भी है ना, चंबल भी रिवर ही है, उधर हमने इसको भेजा गया है, ठीक है, खत्म करो। थ्रेट भाई, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, जिसका जो एरिया होता है वहाँ पे पॉल्यूशन आ जाता है, उसको हम खत्म करते जाते हैं। कई बार ये फिशिंग करते हैं, उसकी नेट में फंस जाती है, मर जाती है। इसके जो एग होते हैं, ये एग लाइंग होती है, ठीक है। एग लाइंग है तो मुझे बता दिए कौन सी टाइप होनी चाहिए। एक तो मैंने बताया ही, ये मैमल्स वाला तो अलग बात है, जो मैमल्स नहीं है फिर होते हैं भाई वीवी पोरस है,
ओविपोरस है, ये कौन में आती है वो बता देना। फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो हमने ब्रीडिंग और रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जैसे कि दियोरो घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर, कुकरेल रिहेबिलिटेशन सेंटर और गंडक रिवर इन बिहार सक्सेसफुल ब्रीडिंग साइट रही है घड़ियाल के लिए। अच्छी बात है। फिर है नेशनल चंबल सेंचुरी बनाई है, जो कि लार्जेस्ट घड़ियाल हैबिटेट है, और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हमने 1975 में लॉन्च किया हुआ था। ओके चलिए, दूसरी स्पीशीज कौन कौन सी होती है? तो एक होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और एक होता है मगर, हमारा मगर क्रोकोडाइल। ठीक है, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, जैसा कि मैंने आपको बताया शेप में, जो घड़ियाल है ना उसका शेप एकदम ऐसा स्टीप रहता है और इधर बल्ब रहता है। जो सॉल्ट वाटर है उसका हल्का सा ऐसा शेप रहेगा। ठीक है, और जो हमारा मगर है उसका बहुत ही बड़ा ऐसे शेप रहेगा, बहुत ही बड़ा मुंह रहता है। बस देखो तीनों मैंने यहाँ पे बता दिया। ये है हमारा घड़ियाल, ठीक है, ये है हमारा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ये है हमारा मगर। ठीक है, ऐसा कुछ मुंह का शेप रहता है, यही उसका डिफरेंस होता है दिखने में। ओके, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें तो ये लीस्ट कंसर्न है। सॉल्ट वाटर समंदर में पाई जाती है ना, तो बहुत पाए जाते हैं सुंदरबन, भीतरकनिका, अंडमान निकोबार उस एरियाज में। और मगर की बात करें तो ये रिवर, लेक्स, मार्शेस में पाई जाती है और ये इसका स्टेटस वल्नरेबल है। कौन से रिवर्स में होगी भाई? गंगा, चंबल, यही नॉर्मल वाली बात है। तो अभी आपको खुद पता होना चाहिए, अगर आप कोई नदी में जा रहे हो तो आपको अगर कोई मगरमच्छ दिखती है तो वो कौन क्या हो सकता है? तो मगर क्रोकोडाइल हो सकता है। और वो जो जगह है वो इस एरिया में पड़ती है तो वो घड़ियाल भी हो सकता है। ठीक है, बाकी आप शेप देख के पता कर लेना अगर देखने का टाइम मिले तो। चलिए आगे देखते हैं। फिर भाई इंडिया ने फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप रेडी किया है मून के साउथ पोल का, जो हमारा प्रज्ञान रोवर घूम रहा था उसका। देखो, हमने जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो उसके साथ साथ एक प्रज्ञान रोवर भी लॉन्च किया था। देखो यहाँ पे देख देख लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन क्या था। तो देखो रॉकेट्स हमने ये भेजा, खत्म है। चंद्रयान 2 फेल हुआ था, तब हमारी लैंडिंग खत्म, थोड़ी दिक्कत हो गई थी। फिर हमने सेम टू सेम फिर से भेजा, तो वही इसमें एक लैंडर था। लैंडर मतलब जो लैंड होने वाला है वो लैंडर है, तो उसका नाम था विक्रम। और उस लैंड होते ही उसमें से एक छोटा सा रोबोट जैसा निकलेगा, गाड़ी हमारी, वो होगा प्रज्ञान रोवर, जो कि रोवर करेगा, वहां पे घूमेगा। ठीक है, ये सब कुछ हमने LVM-3 लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल मार्क 3 से हमने लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे भाई? सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, रोवर विंग मून देखना, घूमना फिरना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। और इसका लाइफ स्पैन तो सिर्फ और सिर्फ 1 लूनार डे का। 1 लूनार डे मतलब कि 14 अर्थ डेज, वहां का एक दिन मतलब हमारे 14 दिन। और ये हमारी पहली कंट्री हो गई थी इंडिया, जो कि मून के साउथ पोल पे लैंड की गई थी। ठीक है चलिए, यही जो प्रज्ञान रोवर घूम रहा था ना, उसके घूमते घूमते जो भी उसने कैप्चर किया अपने कैमरा से, उन सबको देखते हुए हमने मैप बना दिया है, अपनी लूनार मैप बना दिया है। वही न्यूज में था, दैट्स इट। हमें क्या क्या पता चल रहा है हल्का सा इन सब चीजों से, कि भाई दोनों का जो ओरिजिन है अर्थ और मून का, वो सेम ओरिजिन है। ऐसा बोलते हैं, पॉसिबली ऐसा बोलते हैं कि मार्स की साइज का कोई ऑब्जेक्ट हमसे टकराया और ओरिजिन हो गया था। ठीक है चलो, फिर जो टेरेन है वो टेरेन बहुत ही बकवास टेरेन है। फ्लैट टेरेन मिलता है, लो टेरेन है, बहुत सारे क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर ऐसा हमें मिलता है कि हाँ भाई, यहाँ पे एक टाइम पे ओशन ऑफ मॉल्टेड लावा हुआ करता था, मतलब कि ऐसा ओशन जहाँ पे सिर्फ लावा ही लावा है, मतलब लावा का ओशन यहाँ पे हुआ करता होगा। ओके, इसका ईयर्स की बात कर ले, साउथ पोल का, साउथ पोलर रीजन की, वही 3.7 बिलियन ईयर्स पहले बना होगा। ठीक है, नॉर्मल बात है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर है नहीं। एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई भी चीजों का इरोजन नहीं होता है, और कोई भी चीजों का इरोजन नहीं होता है तो जो चीज सालों पहले पड़ी थी वो भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो हमें स्टडी करने में इजी रहती है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। फिर स्पेस रॉक के बारे में पता चलता है, सोलर सिस्टम के बारे में पता चलता है, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, और जो पॉइंट पे भाई हम लैंड किए थे वो पॉइंट का नाम क्या है? तो भाई साउथ पोल एटकिन बेसिन के यहाँ पे हम लैंड किए थे। और हाँ, दूसरा इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है भाई? शिव शक्ति पॉइंट नाम दे दिया है। शिव शक्ति। और किन्होंने दिया है? तो भाई इंटरनेशनल इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन, शायद यही है, उन्होंने दिया है। ओके चलिए आगे देखते हैं। ये वाला देख लीजिए अभी, वक्फ बोर्ड। अभी वक्फ बिल आया था, ठीक है, आपको पता हो तो वक्फ बिल या फिर वक्फ बिल, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस किया जाए। तो उसका बिल में कुछ कुछ चेंजेस करने थे, जो बिल हमने दे दिया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। ठीक है, अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ कुछ सजेशंस दिए कि भाई ये चीज ठीक नहीं है इस बिल के अंदर, तो इसको आप ठीक कर लो, दैट्स इट। अभी सबसे पहले वक्फ बिल जानने से पहले आपको वक्फ क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो देखो, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, सबसे पहले ये इस्लाम की बात करता है, ठीक है, मुस्लिम की बात करता है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि वक्फ बोर्ड को लगता है, रुकिए पहले वक्फ बोर्ड जानना पड़ेगा। तो देखो,
कांग्रेस के टाइम पे हमने इस्लाम रिलीजन को प्रमोट करने के लिए एक बॉडी बना दी थी, उसका नाम था वक्फ बोर्ड, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, वक्फ बोर्ड बना दिया था। वक्फ बोर्ड का काम क्या था कि उनको कोई भी ऐसी जगह लगती है जो कि रिलीजन के लिए उनकी अच्छी है या फिर उनका कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस रही हुई है उस जगह से, तो वो जगह को अपने अंदर ले सकते हैं, उस जगह को वक्फ प्रॉपर्टी इश्यू कर सकते हैं। अभी देखो इसमें छोटी-छोटी दिक्कतें थी कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी इश्यू हो चुकी है, मतलब कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, रिलीजियस प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को कोई भी पर्सन कभी भी सेल नहीं कर सकता है और स्ट्रिक्टली वो प्रॉपर्टी रिलीजन के लिए ही यूज होगी। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? समझ लीजिए कि मेरा कोई घर है, ठीक है? मैं 50 साल से रह रहा हूँ, डज़न्ट मैटर। पर वक्फ बोर्ड को ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी, भले ही ये कितने भी साल से रह रहा हो, ये रिलीजन के लिए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका हमें यूज करना चाहिए, ये हिस्टोरिकल कुछ सिग्निफिकेंस रखती है, तो वो मेरे घर को ले लेगा। बात खत्म। अभी मैं इसकी कंप्लेंट कहाँ पे करूँगा? मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता हूँ। मुझे जाना पड़ेगा वक़्फ़ बोर्ड के पास ही और मैं वक़्फ़ बोर्ड को बोलूँगा कि यार इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी ले ली है, क्या मुझे वापस मिल सकती है? फिर वक़्फ़ बोर्ड डिसाइड करेगी भई मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर कोई भी वक़्फ़ बोर्ड ने कुछ भी बोल दिया कि हाँ भई मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या मैं उसकी भई अपील कर सकता हूँ हाई कोर्ट के अंदर? तो नहीं, अपील भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी कि वक़्फ़ बोर्ड को जो भी चीज़ ठीक लग रही थी कि भई ये ज़मीन ले लेते हैं, वो ज़मीन ले रहा था। इवन बहुत सारी जगहों पे पूरा-पूरा गाँव वक़्फ़ बोर्ड ने ले लिया। बहुत सारी जगहों पे हमारी सरकारी ऑफ़िसेज़ जैसे कि कोई म्युनिसिपैलिटी कोई जगह पे सही वो वक़्फ़ बोर्ड ने ले ली है। जब आप बेचने जाओ तब आपको पता चलता है कि भई ये तो वक़्फ़ बोर्ड के पास है। देखो सबसे पहली बात है यहाँ पे आपको रेडिकल होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर मुस्लिम से भी बिलॉन्ग करता है, तो उसे समझना पड़ेगा कि ये चीज़ गलत है। सरकार के अलावा कोई भी ज़मीन के राइट किसी भी बॉडी के पास नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि आपका कोई घर है, आपके दादाजी ने बनाया था, अभी वो जगह जो है वो वक़्फ़ बोर्ड क्लेम कर लेता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो हाउ विल यू फील? धर्म को साइडलाइन कीजिए, सिर्फ़ बॉडी को देखिए। इसीलिए ये सब चीज़ें गलत थी। इसको ठीक करने के लिए हमने ये बिल लाया कि भई वक़्फ़ बिल लाते हैं और जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है वक़्फ़ बोर्ड के पास उसको हटा देते हैं। क्यों हटाना ज़रूरी भी क्यों था? एक तो मैंने आपको इश्यू बताया ही बताया। दूसरा वक़्फ़ बोर्ड के पास ऑलमोस्ट 9.4 लाख एकड़ की जगह है। अब देखो बहुत सारे लोग ना ऐसा बोलते हैं कि वक़्फ़ बोर्ड के पास पाकिस्तान से भी बड़ा एरिया है। नहीं, एकदम ही बकवास बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वक़्फ़ बोर्ड के पास 4.9 एकड़ लैंड है, एकड़, एकड़। जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस घूमते हैं ना, वहाँ पे बताते हैं 4.9 किलोमीटर, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर किलोमीटर में हम ट्रांसलेट करें ना, तो इसका एरिया अप्रॉक्सिमेटली हो जाएगा 4000 लाख किलोमीटर, नहीं 4000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? और पाकिस्तान का एरिया कितना है? पाकिस्तान का एरिया है, अरे यार ये मैं गलती फिर से क्यों किया? ये है 4004 के किलोमीटर स्क्वायर। 4000 किलोमीटर का एरिया है वक़्फ़ बोर्ड के पास, ठीक है? और पाकिस्तान के पास कितना एरिया है? तो भई अप्रॉक्सिमेटली 8.5 लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर, ठीक है? तो व्हाट्सएप मैसेजेस में नहीं आना है, दोनों में फ़र्क फ़र्क जानना है। 4000 और 8 लाख बहुत फ़र्क होता है, कोई पाकिस्तान नहीं बना है। व्हाट्सएप में ऐसा मैसेजेस घूमते थे कि भई वक़्फ़ बोर्ड ने अपने देश में दूसरा पाकिस्तान घंटा कुछ नहीं बनाया है। चलिए, तो अ, आप एक सिविल सर्वेंट हो तो उसकी तरह सोचना है हर एक चीज़ों को, मैसेजेस में भी नहीं आना है और दिमाग से भी सोचना है क्या सही है, क्या गलत है। इन शॉर्ट, बैक टू पॉइंट, तो वक़्फ़ बोर्ड इसलिए भी गलत था क्योंकि 4000 किलोमीटर का एरिया, किलोमीटर स्क्वायर करें, बहुत बड़ा एरिया कहलाया जाता है और इसमें जो लोगों का राइट्स का वायलेशन हो रहा था, इसलिए हमने कुछ-कुछ अमेंडमेंट किए। और हाँ, जो ये प्रॉपर्टी मानी जाती है वो किसकी प्रॉपर्टी होगी? तो ये वक़्फ़ बोर्ड की प्रॉपर्टी भले ही हो, बट ऐसा बोला जाता है कि इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह, ठीक है? अपॉइंटेड एंड मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अपॉइंटेड मुतावली, मुतावली मतलब जो भी उसको मैनेज करने वाले हैं वो। ओके, अभी अमेंडमेंट में देखो और बातें आगे होने वाली है, इसलिए एकदम रट्टा मत मारना। इन शॉर्ट हमने जो-जो बताया है उसकी कमिटी जो बनी थी, उसने क्या-क्या रिकमेंडेशन थी और क्या-क्या हम अमेंडमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी वक़्फ़ बोर्ड है, उसका मैनेजमेंट कमिटी, उसमें हम मुस्लिम वुमन और मुस्लिम ओबीसी पर्सन्स होंगे, उनको इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ हम एक सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल बनाएँगे, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी है वैसे सॉरी। उसके अंदर जो होगा वो स्टेट लेवल वक़्फ़ बोर्ड्स होंगे अक्रॉस द इंडिया, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, मतलब एक-दूसरे के साथ कंट्रोल करना है, ठीक है? मतलब सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कुछ काम करना है, तो वो स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड की बात को देखते हुए करेगा।
स्टेट वक्फ बोर्ड्स होंगे, वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस करेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज का। और कोई भी अगर अपील होती है, मतलब वक्फ बोर्ड ने आपको कुछ भी बोल दिया, तो उसकी अपील आप हाई कोर्ट में कर पाओगे, बट विद इन द 90 डेज। ओके। साथ ही साथ जो भी टेक्नोलॉजीज होगी उसको भी इंटीग्रेट करना होगा, जैसे कि वक्फ बोर्ड आगा खानी और बोहरा कम्युनिटीज है, उसके लिए हम अलग से वक्फ बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। इम्प्रूव रजिस्ट्रेशन सेपरेट वक्फ बोर्ड फॉर आगा खानी एंड बोहरा कम्युनिटी, दैट्स इट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ ना यहाँ पे नहीं लिखा गया है, बाकी हमने ये भी बोला है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अगर आपको वक्फ बोर्ड में जाने देनी है तो आप क्या करोगे, कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो आपको आईएएस जो होंगे उधर के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, उनके पास जाना पड़ेगा, उनको भी पूछना, बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता, एसेट्रा। और वो कायदे से जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि देश का सवाल है तो जरूरी है। हो सकता है उस एरिया से हमें रेलवे निकालनी हो और वहां पे वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी हो जाए, तो कैसे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए, नासा लॉन्चेस सैटेलाइट टू डिटेक्ट वाटर ऑन द मून। देखो ये बकवास है, कुछ खास याद नहीं रखना है आपको, बस हल्का सा देख लीजिए। एक मशीन लूनार लैंडर मिशन नासा ने लॉन्च किया है यूजिंग स्पेसएक्स फाल्कन 9, स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो भाई जो भी सरफेस है वही अपना मून वाला, उसको ड्रिल बिल करके देखेंगे कि भाई वाटर वाटर है या नहीं है। वही सब नॉर्मल बात है, ये पूरा का पूरा आप इग्नोर कर सकते हो, कुछ काम का नहीं है। वाटर की ट्रेजेक्टरी देख लें भाई लूनार के अंदर, तो चंद्रयान रन ने पहली बार वाटर को डिटेक्ट किया था। फिर कसीनी और डीप इम्पैक्ट, इन सब ने भाई मैपिंग किया। फिर आगे बढ़ के चंद्रयान 2, हमारा चंद्रयान 3, वो सब लॉन्च हुआ, सोफिया, ये सब नॉर्मल, कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं। दो चीजें याद रखो, एक चंद्रयान 1, फिर सोफिया ने डिस्कवरी की थी कि हाँ भाई यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स, और फिर चंद्रयान 3 तो हमारा खुद जाके ही आया है, तो बात खत्म होगी। बाकी ये सब कुछ काम का नहीं है, क्योंकि पुरानी बात है। चलिए, क्यों जरूरी हो जाता है वाटर। देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो देखो जो वाटर है, वाटर का हमारा केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो होता है H2O। H2O, अभी इसी H2O को आप तोड़ दो, मतलब H2O का मतलब क्या है कि दो एटम हमारे हाइड्रोजन के, मतलब देखो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ठीक है। और ये जो दो H का अगर कोई बॉन्ड बनता है, मतलब 1H और दूसरा H जुड़ जाता है, तो इस बॉन्ड को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं H2, क्योंकि दो H हो गए ना, H2। और इसी के साथ आप एक O को जोड़ दो, तो हमारा हो गया H2O, मतलब कि पानी। अभी देखिए इसी जो पानी है इसके तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, मतलब यहाँ पे एक H2O है, यहाँ पे एक H2O है, यहाँ पे एक H2O है। इसी को तोड़ दो, तोड़ दोगे तो क्या बनेगा, तो भाई H अलग हो जाएगा और O भी अलग हो जाएगा। समझ लीजिए यहाँ पे एक H2 अलग हो गया और यहाँ पे O अलग हो गया, यहाँ पे दूसरा H अलग, यहाँ पे O अलग। अब ये O है, ये O अपना एंड बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, O2। O2 स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर पानी को आप तोड़ते हो तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो, एक तो H2 अलग हो जाएगा, मतलब कि हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा अलग हो जाएगा ऑक्सीजन, अलग अलग हो सकता है। अभी ये खुद बताइए, अगर इसको मैं तोड़ रहा हूँ, कैसे भी तोड़ रहा हूँ, तो हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है तो ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन ऐसे ही होता है। पर हाइड्रोजन हुआ है उसका मतलब क्या है कि हम इसको फ्यूल की तरीके से यूज कर पाएंगे। यस, तो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, रॉकेट फ्यूल, क्या कोई भी फ्यूल आप लिख सकते हो, ठीक है, फ्यूल यूज हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन बनना है, तो ऑक्सीजन हमें ब्रीदिंग में काम आ जाएगा। यस, फिर पानी तो है ही है, तो पानी की सप्लाई भी काम आ जाएगी। तो ये मून पे अगर ये सब चीजें मिलती है तो हमारी लाइफ सस्टेनेबिलिटी उधर बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, ये भी खत्म हो गया। आगे देखते हैं। ये वाला भी हो गया, ये वाला हो गया। ये वाला देखिए, तमिलनाडु अपोजेस 3 लैंग्वेज पॉलिसी। देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, साथ ही साथ उसके अंदर हमने एक स्कीम लॉन्च की है, समग्र शिक्षा की, मतलब कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, समग्र स्टैंड्स फॉर एवरीवन। ओके, इसके अंदर हमने बात बोली हुई है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी हम अडॉप्ट करेंगे। 3 लैंग्वेज पॉलिसी डिसाइड कैसे होगी, सबसे पहले वो देख लेते हैं। 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज है वो इंडिया की नेटिव होनी चाहिए, मतलब इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई भी हो, XYZ कोई भी, बट इंडिया की होनी चाहिए। वो आप 2 लैंग्वेज रख सकते हो। और जो तीसरी एक है वो स्टेट और स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर रहेगी, वो तीसरी रख लीजिए। इन शॉर्ट 3। अभी ये कौन सी 3 वो तो बोला ही नहीं है, कोई भी 3 हो सकती है, राइट। पर कुछ कुछ पॉलिटिशियंस वो ऐसा करते हैं कि भाई जबरदस्ती ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई ये लोग हिंदी अपने ऊपर थोप रहे हैं। कायदे से हमारे पॉलिसी में ऐसी कोई बात है ही नहीं, बट फिर भी अभी देखो हिंदी अगर आप किसी भी जगह पे थोपते हो तो उसका भी नुकसान है ना, कि जो उधर की रीजनल लैंग्वेज है वो तो चली जाएगी। बट ये वैसे अच्छा भी है,
क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में 50% पीपल सिर्फ हिंदी बोलते हैं। इवन वी आर कम्युनिकेटिंग इन हिंदी, तो हिंदी बोलते हैं तो भाई ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बट ठीक है, तो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी आपने देख लिया क्या है। इवोल्यूशन पॉलिसी क्या है? तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में बना था, उन्होंने भी सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नेतृत्व में बना था। उन्होंने भी बोला था थ्री लैंग्वेज होनी चाहिए इंडिया के अंदर। फिर कोठारी कमीशन आया था, उन्होंने भी सेम बोला था थ्री लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 बनी थी, वहां पे भी बोला था थ्री लैंग्वेज हो। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 92 बनी थी, वहां पे भी थ्री लैंग्वेज। और एट लास्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वहां पे भी हमने थ्री लैंग्वेज की बात की है। हालांकि वी डू नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन हिंदी इंस्टेड ऑफ टू रीजनल लैंग्वेज, मतलब नहीं बोला है इन शॉर्ट। ओके, कंसर्न्स क्या क्या है? कंसर्न्स है कि हिंदी को इम्पोज कर रहे हैं, डेफिनेटली नॉट, बट फिर भी ऐसा लग रहा है। एकेडमिक बर्डन बढ़ जाएगा कि इतनी सारी लैंग्वेज कैसे सीखे। ऑन लैंग्वेज पॉलिसी होती है स्टेट की, हर एक स्टेट अपना लैंग्वेज चला सकता है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी जा सकते हैं नई लैंग्वेज सिखाने के चक्कर में। ओके, जो तमिलनाडु है वो कौन सी लैंग्वेज फॉलो करता है? वो टू लैंग्वेज पॉलिसी फॉलो करता है, थ्री नहीं। टू लैंग्वेज में एक तमिल है और एक इंग्लिश है। इवन आपने अभी अभी देखा भी होगा, कर्नाटका के अंदर जो जो साइन बोर्ड्स या फिर जो जो अपनी कंपनी या कुछ भी है, उन सब ने अगर हिंदी नेम का यूज किया है, हिंदी में अपनी लैंग्वेज में नाम लिखा है, तो उन सबको ब्लैकआउट कर दिया गया था कि भाई हिंदी का यूज मत करो। एंड इट इज नॉट गुड फॉर अ नेशन, क्योंकि हमारा नेशन में हर एक जगह पे हर एक लोग रहते हैं। अब हिंदी को मिटा दोगे तो उससे जो लोग रहते हैं उनको ही दिक्कत होगी। दे कैन नॉट लर्न अ न्यू लैंग्वेज, राइट? क्योंकि आप देखो, इंग्लिश को नहीं मिटा रहे हो, जबकि एक्चुअली इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, नॉट हिंदी। इंग्लिश को वो लोग रहने दे रहे हैं और हिंदी को मिटा रहे हैं। ये रेडिकलिज्म दिखाता है, और यही हमारा नॉर्थ साउथ डिवाइड करवाता है एक्चुअली में। अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हो और आपकी पोस्टिंग कर्नाटका में होती है, व्हाट विल यू डू टू सॉल्व दिस? क्योंकि इससे तो नॉर्थ साउथ डिवाइड बढ़ेगा कि आप इंग्लिश नहीं मिटा रहे हो, इंग्लिश रहने दे रहे हो, जबकि वो फॉरेन लैंग्वेज है, हिंदी मिटा रहे हो। ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड बढ़ाता है और झगड़े बढ़ाता है, बट इट्स फाइन। अब हमें बस ये सोचना है कि एज ए सिविल सर्वेंट हाउ वी विल वर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज अवर इंडियाज मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो कुछ खास काम का है नहीं इसमें, ऐसे ही पढ़ लो कि भाई वन नेशन वन प्रोडक्ट, सॉरी वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस। फिर सागर आंकलन, आंकलन मतलब उसके स्टैटिस्टिक्स तो देखना। इसके अंदर हमारा आता है लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस। इस पोर्ट परफॉर्मेंस के अंदर बहुत कुछ देखते हैं कि भाई कार्गो को हैंडल कैसे कर रहे हैं, मतलब जो भी माल सामान आ रहा है। फिर जो बर्थ हमारी आई, मतलब जो शिप आई, वो शिप को मतलब डॉक करने में कितना टाइम लगा, फिर उसको रिलीज करने में कितना टाइम लगा, फिर उसको कंटेनर का यहाँ पे होता है, एक सेकंड, टर्न अराउंड टाइम। यस, टर्न अराउंड टाइम, मतलब कि शिप आई आती है ना, तब उसको फिर रोटेट करना पड़ता है वापस जाने के लिए। मतलब वो पूरा जो रोटेट हो रहा है ना, उसमें बहुत प्रोसेस लगती है। अब एक बार सिर्फ वीडियो देखना कि उसको घुमाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे शैलो वाटर है, शिप इतने आप नहीं घूम सकती है। तो ये टर्न अराउंड टाइम जिसका जितना अच्छा ना, उतना अच्छा फायदा। तो टर्न अराउंड टाइम ये सब देखा जाता है लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस में। और ये किसके अंदर आता है? तो सागर आंकलन का, आंकलन स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिक्स। फिर हमारा गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज भी है। दूसरे भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं, जैसे कि इंडियन प्लोट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इन दोनों का बनाया हुआ भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम। बट वी कैन इग्नोर इट, चलेगा। फिर है मैत्री लोगो स्टैंड फॉर मास्टर एप्लीकेशन इंटरस्टेट ट्रेड रेगुलेटरी इंटरफेस। मैत्री प्ले ट्रेड कॉरिडोर, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। फिर हमने आईमैक बनाया है जो इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्टर्न, सॉरी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप को जोड़ता है टू बिम्स्टेक एंड आसियान। ओके, काफी है, इन शॉर्ट कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। चलो आगे देखते हैं। फिर है ऑसिलॉट। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, वैसे कुछ खास नहीं है, फिर भी ऑसिलॉट ना एक इन शॉर्ट बिल्ली होती है, जो स्पॉटेड बिल्ली होती है ना, स्पॉटेड बिल्ली। अमेज़न ने अपनी एक क्वांटम चिप लॉन्च की है, उस क्वांटम चिप का नाम रख दिया है ऑसिलॉट। दैट्स इट, इसलिए न्यूज़ में था, ठीक है। तो ऑसिलॉट इज अ प्रोटोटाइप ऑफ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ कंप्यूटिंग पावर नीडेड टू क्रिएट यूजफुल मशीन। इग्नोर कर सकते हो, इन शॉर्ट चिप है, ठीक है। ये चिप किसके ऊपर काम करती है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। और ये कैट क्यूबिट का यूज करती है। कैट क्यूबिट क्या है? रुकिए, कैट क्यूबिट से पहले ये देख लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू इंटीग्रेटेड सिलिकॉन माइक्रोचिप, ठीक है। सिलिकॉन माइक्रोचिप से एक थिन फिल्म वो बनाते हैं, जिसको ये पेंटलम बोलते हैं। इन शॉर्ट चिप है ना। कोई भी चिप होती है, आपने देखा होगा, वो खिलौने में भी होती है, फोन्स में भी होती है। चिप इन्होंने जो बनाई है वो सिलिकॉन से चिप बनाई है, और ये इसमें दो लेयर सिलिकॉन की जुड़ी हुई है। और ये जो बनाई है उसका नाम उन्होंने रखा है ओसिलॉट। और जो चिप है वो किसके ऊपर काम करती है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम करती है, मतलब क्यूबिट को यूज करती है। क्यूबिट, ठीक है। बट इसका क्यूबिट अलग है। कौन सा क्यूबिट है? तो कैट क्यूबिट है। कैट क्यूबिट मतलब क्या है? नाम दिया है इन लोगों ने
एक ना थियरी चली गई थी, श्रोडिंजर कैट थॉट या फिर थियरी, स्कॉडिंजर कैट आप बता सकते हो। स्कॉडिंजर करके एक एरी या फिर एरिक स्कॉडिंजर थे, उन्होंने एक थियरी दी थी कि भाई एक डब्बे में आप कैट को बंद कर दो, ठीक है। अभी उस कैट के अंदर वो जो डब्बा है उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल भी रखना। अभी ये रख दिया आपने तो पॉसिबल है कि अगर कैट उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को टच करेगी तो वो मर जाएगी। पर जब तक हम वो बॉक्स को उठाएंगे नहीं तो क्या हमें पता चलेगा कि अंदर कैट ने टच किया या मर गई या नहीं मर गई, कुछ भी पता नहीं चलेगा, राइट। वी आर टोटली अनअवेयर ऑफ इट। मतलब पॉसिबल है कि वो अलाइव भी हो और डेड भी हो, दोनों हो सकता है ना, क्योंकि हमने खोला ही नहीं है बॉक्स। तो इसी को हम बोलते हैं स्क्रॉडिंजर कैट थॉट या फिर स्क्रॉडिंजर कैट थियरी। अभी देखो ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअली में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बट ये बता रहे हैं कि हाँ भाई जब तक हम कोई चीज को देख नहीं रहे हैं ना तो हमें उसका पता ही नहीं चलेगा। मतलब वो डेड भी हो सकती है, अलाइव भी हो सकती है, मतलब कि सुपर पोजिशन में हो सकती है, मतलब कि 1 और 0 जो कोडिंग की लैंग्वेज है वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। दूसरा होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट में देखो सुपरपोजिशन में क्या है कि एक साथ दो पोजीशन हो सकती है, 1 और 0 एक साथ दोनों हो सकता है। और इंटेंगलमेंट में क्या है कि दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं, दो एलिमेंट है वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, एक में कोई फर्क होगा ना तो दूसरे में अपने आप फर्क हो जाएगा। इट जस्ट लाइक दो जिसमें एक जान, कि मैंने अर्थ में बैठे बैठे कोई एक मटेरियल में कुछ चेंज किया, क्वांटम मटेरियल है, और वही मटेरियल का जोड़ी मार्स पे पड़ा हुआ है तो इधर बैठे हुए थे उधर भी चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे होगा क्यों होगा उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है। ओके दैट्स इट, इग्नोर करते हैं। बेनिफिट क्या होगा, तो क्वांटम एरर्स जो होते हैं, मतलब क्वांटम से जो जो गलती होती है उसको हम कम कर देंगे 90% से। दैट्स इट। याद क्या रखना है, ऑसिलोट क्या है, बस वही, बाकी ये जो मैंने बताया वो आपको कुछ आने नहीं वाला है। ऑसिलोट काफी है। और हाँ क्यूबिट कैट क्यूबिट के ऊपर काम करता है, ये याद रखना, ये कैट क्यूबिट। चलिए फिर है ऑलिव रिडली टर्टल, मैंने कल भी आपको बताया था। ऑलिव रिडली टर्टल कहाँ पे हमें पाए जाते हैं, तो जो हमारा ओडिशा का साइड्स है वहां पे पाए जाते हैं, जैसे कि गहीरमठ, ऋषिकुल्या और देवी रिवर के एरियाज में। ये जहाँ पे आते हैं फिर अपना नेस्टिंग साइट बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं अरीबाड़ा, अरीबाड़ा फिनोमेनन। ठीक है, अरीबाड़ा इन शॉर्ट बनाते हैं और यहाँ पे ये अपना वो नेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये ऑलिव रिडली बहुत छोटे छोटे होते हैं और मोस्ट अबंडेंट, मतलब बहुत सारे पड़े हुए हैं, इसलिए इसका जो स्टेटस है वो क्या है, वल्नरेबल स्टेटस है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन में शेड्यूल 1 में आते हैं। प्रोटेक्शन एफर्ट्स हमने क्या किए हुए हैं, तो इनके लिए हमने 2 बार ऑपरेशन किए हुए हैं। एक है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस और ऑपरेशनल ओलिविया, ओलिविया से ऑलिव रिडली टर्टल स्वयं है। किसने किया था, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने। न्यूज में क्यों था ये, तो ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है वो आ तो रहे हैं, नंबर्स भी उसके ग्रो कर रहे हैं, बट जो सैंड है ना उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से जेंडर रेशियो में दिक्कतें आ रही है। मतलब जो टर्टल है वो मेल फीमेल जो होते हैं उसमें दिक्कतें आ रही है। अभी आई डोंट नो मेल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर फीमेल, आई डोंट नो, जरूरत भी नहीं है। आपके लिए इतना काफी है कि ये ऐसा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि मेंस में शायद क्वेश्चन आया था, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है, वहां पे भी मैंने आपको ऑलिव रिडली टर्टल की बात की गई थी कि भाई ऐसा कुछ था कि पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी कोस्ट लाइन के ऊपर। तो वहां पे हमने ये बात की थी कि भाई हाँ कोस्ट लाइन के ऊपर ऑलिव रिडली टर्टल होते हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है विदाउट इवन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अस। हटाइए चलो, बस ये ध्यान रखना, अरीबाड़ा इसकी जगह है और ओरिस्सा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है पेट्रिफिकेशन, ये देखिए मस्त है। समझ लीजिए कि कोई लकड़ी है, ठीक है, वो लकड़ी का फॉसिल है, फॉसिल मतलब समझ लीजिए कोई झाड़ था, वो झाड़ टूट गया और पड़ा हुआ है ऐसे ही जमीन के अंदर। फिर सालों उस बीत गए, उसके ऊपर रेत जम गई, ये वो। फिर बारिश बारिश आ रही है, तो उस बारिश के साथ साथ जो पानी आ रहा है ना उसके अंदर मिनरल्स हैं। ठीक है, ये झाड़ यहाँ पे गिर गया है, उसके ऊपर मिट्टी विट्टी आ गई है, अब ये जो बारिश बारिश गिरी ना उसके अंदर मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये मिनरल्स जा रहे हैं ना हल्का हल्का सीप करते जा रहे हैं ये झाड़ के अंदर, जो भी उसमें जगह होंगी ना, पॉर्स होंगे बहुत ही, ये जो भी लकड़ी बकड़ी पड़ी है उसमें। तो जो पानी अपने साथ जो मिनरल्स लेके आया ना वो मिनरल्स धीरे धीरे इसके अंदर सीप करते जा रहे हैं, धीरे धीरे मिनरल्स इसके अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं। आई शुड से परसिपिटेट होते जा रहे हैं, परसिपिटेट। इन शॉर्ट परसिपिटेशन हम बोलते हैं। परसिपिटेशन का मतलब क्या है, गिरना, इकट्ठा होना, कई जगह पे इकट्ठा हो जाना। तो मिनरल्स जो है ना इस जो भी जगह है इसके अंदर, वो झाड़ के अंदर खाली जगह है, वहां पे परसिपिटेट होते जा रहे हैं। तो एक टाइम पे क्या होगा, ये धीरे धीरे परसिपिटेट होते 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 इकट्ठा होते होते एकदम ही स्ट्रांग बन जाएंगे, स्ट्रांग बन जाएंगे। अब ये देखो झाड़ था क्या, ये था तो भाई लकड़ी, वुड, पर ये इतना परसिपिटेट हुआ ना, ये एकदम स्ट्रांग हो गए, तो ये हमें स्टोन जैसा दिखने लगा।
दिखने लगा मतलब एक्चुअली है भी, स्ट्रांग हो भी जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा स्टोन की तरह, पत्थर की तरह। बस इसी को हम बोलते हैं पेट्रिफिकेशन। तो देखो इसका थियरी भी क्या है, परमिन पर मिनरलाइजेशन, ये जो प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस ऑफ पर मिनरलाइजेशन बोलते हैं। मिनरल इकट्ठा हो रहे हैं ना, तो पर मिनरलाइजेशन व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज कंप्लीटली रिप्लेस विद मिनरल्स, मिनरल्स इकट्ठा हो गए, ठीक है, एंड फॉसिल टर्न इनटू द स्टोन। फॉसिल जो पड़ा था, ये फॉसिल होता है ना, लकड़ी बकड़ी जो भी, वो अचानक से तो नहीं, सालों लग गए, वो स्टोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इट इज पेट्रिफिकेशन, और ये प्रोसेस जो हो रही है वो प्रोसेस ऑफ परमिनरलाइजेशन। और ये जो फॉसिल्स हैं इसमें सब कुछ हो सकता है, मटेरियल्स कोई प्लांट के हो या फिर कोई बॉन्स हो, कोई शेल्स हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फायदा क्या होगा, इट रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल टिश्यू इन एवरी डिटेल, बहुत हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू डेवलप हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सब बकवास बात है। आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, इतना काफी है। और यहाँ ये हमें कहाँ पे मिला था, हैज बीन मेड एट राजमहल हिल्स इन झारखंड, ठीक है। चलिए राजमहल हिल्स झारखंड में पड़ते हैं, ध्यान देना। फिर है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। इन शॉर्ट ये गलत दिखाया गया है यार, यहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं है, ये शिप है, न्यूक्लियर शिप होती है ना, न्यूक्लियर शिप से हम इन शॉर्ट मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, दैट्स इट। न्यूक्लियर शिप क्या है, इन शॉर्ट नेवल शिप, कोई भी शिप है अपनी, ठीक है, सबमरीन वबमरीन जो शिप है, उससे हम अगर मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं तो वो हमारा ये मिसाइल हो जाएगा। एंटी शिप मिसाइल क्या होता है, जो भी शिप है उसको तोड़ने के लिए जो मिसाइल है वो, और ये शॉर्ट रेंज है, दैट्स इट। कहाँ पे टेस्ट किया है, तो भाई इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में हमने टेस्ट किया है, ओके खत्म, और कुछ भी काम का इसमें नहीं है, ओके। फिर है आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। तो देखो गुड गवर्नेंस तो आपको पता है, राइट। अभी इसमें आधार कार्ड के साथ कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, तो बस उसी की बातें चल रही है। मीटी ने इसको लॉन्च किया था। क्या काम करता है, स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस फॉर आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। किसके अंदर ये काम करता है, तो भाई गुड गवर्नेंस रूल 2025 हटा दीजिए, और कुछ काम का इसमें नहीं है। चलिए फिर है काली फंड। तो रिसेंटली हमने कल देखा था ना कि सीओपी 16 की जो मीटिंग चल रही थी, मोमेंटम मीटिंग चला रहे हैं ये लोग रियो के अंदर, वहां पे इन लोगों ने काली फंड लॉन्च कर दिया है। काली, या फिर आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, साली भी बोल सकते हैं। ये जो फंड है ये काम किसके ऊपर करेगा, तो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन और जेनेटिक रिसोर्सेस। अगर आपके पास कोई भी डिजिटल सीक्वेंस, जेनेटिक रिसोर्सेस की आप डिजिटल सीक्वेंसिंग कर रहे हो, तो उसका डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करना, दैट्स इट, इसी की ये बात करेगा। ये जो फंड है, ये जो भी हमने लॉन्च किया है, सब कुछ ये किसके अंदर आएगा, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर आएगा। और ये जो लॉन्च किया है काली फंड या फिर डीएसआई, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो हम बात कर रहे हैं, इन सबको रेगुलेट सब कौन करने वाले हैं, तो मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड है, इन पार्टनरशिप विद यूएनडीपी, यूएनईपी एंड सीबीडी सेक्रेटरिएट, ओके। सिर्फ याद क्या रखना है, काली फंड रिलेटेड टू सीबीडी, और सेक्रेटरीट कौन प्रोवाइड करता है, तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल का पार्ट है, वो तो आपको पता ही है। फिर हेग सर्विस कन्वेंशन। समझ लीजिए कि मेरे साथ कोई क्राइम हो चुका है और विदेश के अंदर हो गया है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम है। तो अभी इसके रिलेटेड मुझे कोई भी हेल्प चाहिए, जो भी जुडिशियल हेल्प चाहिए होती है, ये हेल्प मुझे कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये हैग सर्विस कमीशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इट इज इंटरनेशनल ट्रीटी दैट स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। कोई भी इंटरनेशनल अक्रॉस द बॉर्डर कुछ भी हुआ है, उसमें कुछ लीगलिटी की हेल्प चाहिए, तो वो लीगलिटी की हेल्प करने के लिए हैग सर्विस कमीशन हमारा, सॉरी कन्वेंशन हमारा है, ठीक है। ये प्रोहिबिट करता है सर्विस ऑफ जुडिशियल डॉक्यूमेंट थ्रू डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर चैनल्स, ओके। बस इतना ध्यान रख लीजिए, इतना काफी है। इसकी सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी है, सर्विस रिक्रूट, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, क्योंकि जस्टिस की बात है ना, इन शॉर्ट तो मैंने आपको बता दिया, तो ठीक है वही है। न्यूज में क्यों था, तो भाई यूएस की सेक्रेटरीज थे कोई, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंडियन गवर्नमेंट को, भी इस कन्वेंशन के अंदर हमें कुछ जरूरत है, उसमें आप मदद कीजिए, खत्म, ओके। फिर क्या बाकी रह जा रहा है, पेट्रिफिकेशन हो गया, ओलिवर टर्टल हो गया, ओके। लास्ट बाकी हमारा श्री नानाजी देशमुख। देखो ये सोशल सर्विस के साथ जुड़े हुए थे। इनकी बर्थ हुई थी 1960 में, 2010 में इनका देहांत हो गया था। इन्होंने फाउंड किया था दीन दयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्यों फाउंड किया था, ताकि वो फिलोसफी को प्रमोट कर सके। व्हाट इज दैट फिलोसफी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये फिलोसफी किनकी थी, तो भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये फिलोसफी की थी। इनको ही प्रमोट करने के लिए इन्होंने दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंड किया था, ठीक है। इनका भाई हम योगदान देख ले, इनका कंट्रीब्यूशन, तो भाई संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, इनके भाई इन्हें पार्ट लिए। ये भाई किनका इनिशिएटिव था, तो भाई जयप्रकाश नारायण जी थे, जो इमरजेंसी के दौरान लड़ रहे थे इंदिरा गांधी के सामने, उनका ये
इनिशिएटिव था, ठीक है, संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन। फिर भूदान मूवमेंट थी, उनमें भी ये पार्टिसिपेट किए थे। और चित्रगुप्त ग्राम विद्या विद्यालय चित सॉरी चित्रकूट ग्राम उदय विद्या विद्यालय, इन्होंने भी इसको एस्टैब्लिश किया था और उनके वो फर्स्ट चांसलर भी बने थे। ठीक है, चलो दैट्स इट। देखो ये बहुत कम चांसेस है कि इसके बारे में कुछ पूछा जाएगा, बट फिर भी आया है न्यूज़ में तो एक बार बस देख लेना काफ़ी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताना ज़रूर। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।